हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग के क्योंकि 12th के अब एग्जाम्स बहुत ही आप लोग के करीब आ गए हैं, होने वाले हैं, काफी टाइम नहीं है आपके पास और अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं करी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो लमसम आपके पास अगर देखा जाए तो 3 to 4 मंथ्स ही रह गए हैं एग्जाम के। तो उसमें आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और कॉमर्स अगर आपने सब्जेक्ट लिया है जिसमें कि आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है, बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है और अभी तक आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो आपको किस तरह से उनको पढ़ना है। ये आपकी अगर कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो ये नई सीरीज आपके लिए रहेगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी हो, आप बिल्कुल स्टार्ट से जो है शुरू कर रहे हैं या जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए रिवीजन भी आपका होता रहेगा, साथ साथ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों को आप समझ भी पाएंगे। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए रेगुलर वीडियोस आपकी आती रहेंगी, प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें कि आपको सारी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो मिल जाएंगे। इसमें थ्योरी भी रहेगी जो आपके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और वो भी क्वेश्चन सारे मैं करवाऊंगी आप लोगों को। तो इसके लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा स्पेशली जो है चैनल कॉमर्स का ही है, तो काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं ये वीडियोस आपके लिए। या अगर आप कोई ऐसे बच्चे या ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे हैं जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि 12th के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बेस ही होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। तो ये तो और ये पार्टनरशिप यहाँ से जो चैप्टर है आपका, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका, वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट्स होते क्या हैं, प्रिलिमिनरी और फाइनल अकाउंट्स होते क्या हैं। तो आई शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियोस भी आपके एग्जाम तक बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। किस तरह से आपको लिखना है अपने आंसर को, सारी ही चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी। पहले कंप्लीट कर लेते हैं अपना कोर्स, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे जो प्रीवियस तरह पूछे गए हैं, वो सारी ही चीजें मैं आप लोग को कवर कराऊंगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं साझेदारी का क्या आशय होता है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो साझेदारी होती क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने भी चीज देखी होगी कि जब दो या दो से, अगर सिंपल सी बात करें, हम बहुत किताबी भाषा में नहीं जाते, सिंपल सी बात करते हैं कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो होते हैं मिल करके कोई भी बिजनेस ना शुरू कर देते हैं, मिल करके आपस में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनकी कुछ अपनी शर्तें होती हैं, आपस में एग्रीमेंट कुछ बनाते हैं कि कितना वो प्रॉफिट आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे, तो वो क्या कहलाता है? आपका पार्टनरशिप कहलाती है। अब एग्जांपल ले लें, जैसे कि ए, बी और सी, तीन लोग थे, इन तीनों ने मिल करके क्या किया, एक अपना बिजनेस शुरू किया कि, और उन्होंने कहा कि हम आपस में बराबर से क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि बराबर से तीन लोग आपस में अपने लाभ को बांटेंगे। तो ये ए बी सी जो बिजनेस कर रहे होंगे वो क्या कहलाती है? वो पार्टनरशिप कहलाएगी, एक सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें। अब आते हैं आपकी जो बुक की लैंग्वेज है, तो ये बुक जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको टैग प्रोडक्ट की लिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। एस एम शुक्ल की बुक है, अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अपनी बुक को सामने रखिए, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़ते चले जाइए। आपकी पूरी कंप्लीट करवा दूंगी मैं बुक, जिससे कि आपको बहुत इजी रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली वहीं से मिल जाएंगे और एग्जाम में भी देखने को आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर व्यवसाय में साझेदारी का बहुत महत्व होता है। साझेदारी का कार्य सुचारू रूप से चलाने एवं इसके उद्देश्य प्राप्त करने में साझेदारी संबंधी लेखांकन का विशेष स्थान है। साझेदारी संबंधी लेखांकन की विस्तृत अध्ययन के पूर्व इसकी परिभाषा आदि का ज्ञान आवश्यक। तो बेसिक चीजें उन्होंने बताई साझेदारी के बारे में। तो एक बिजनेस में अगर हम बात करें तो एक अकेला व्यक्ति भी बिजनेस को चला सकता है, हो सकता है सिर्फ ए भी अकेला अपने बिजनेस को चला रहा हो, तो आपका क्या हो जाता है? एकल व्यवसाय हो जाता है। अगर मिल करके चलाएंगे तो साझेदारी हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी। अब बात करें अगर डिफिनेशंस की, तो क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको लिखना भी होंगी या आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहां पर भी यहाँ ये डिफिनेशंस लिखी हो सकती है और आपसे पूछेगा कि किसकी है, तो वहां पर आपको आंसर देना होगा। तो ये डिफिनेशन भी आपको लर्न करनी है। ये वाली जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार दी गई है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब कहने का यही है कि कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर के किसी व्यवसाय को लाभ बांटने, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, पर्पस जो होना चाहिए वो लाभ बांटने का, प्रॉफिट को शेयर करने का पर्पस होना चाहिए, समाज सेवा नहीं होना चाहिए। समाज सेवा आप कर रहे हैं
तो पार्टनरशिप नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो पर्पस है वो प्रॉफिट को शेयर करना है, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी साझेदारी होती है, जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित होता है, तो वो आपको क्या है, साझेदारी हो जाती है। दूसरी डिफिनेशन दे रखी है किम्बाल एंड किम्बाल की। साझेदारी व्यक्तियों का समूह है जो किसी व्यवसायिक उद्देश्य से परस्पर पूंजी एवं सेवाएं लगाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही हो गया कि आपस में कुछ व्यक्ति मिलकर के ग्रुप बना रहे हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। वो अपनी आपस में पूंजी जो होती है, कैपिटल जो होती है, ये जो वर्ड है जो पूंजी दे रखा है, जैसे कि ये ABC है, तो ये कहीं और से पूंजी नहीं लाते, अपनी ही पूंजी जो इनके पास होती है उसको ही लगाते हैं। अब जरूरी नहीं कि सब बराबर ही लगाएं, किसी पास ज्यादा किसी पास कम भी हो सकती है, तो मिलकर के वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। फिर आ जाता है हैने की थर्ड डेफिनेशन है कि साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों जो अनुबंध करने की योग्य क्षमता रखते हैं के मध्य एक प्रतिज्ञा है, जिसके अंतर्गत वे अपने लाभ के लिए कोई ना कोई न्यायपूर्ण व्यवसाय करते हैं। तीनों ही एक ही बात को कह रही हैं। आप इसमें से दो कोई भी याद कर लीजिए जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी। अगर पूछा जाए कि साझेदारी का अर्थ है, उसकी परिभाषा बताइए, तो आपको इसमें से दो कम से कम एटलीस्ट डेफिनेशन को लिखना ही होगा। तो यहाँ पर आप दो डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कम से कम कितने होने चाहिए साझेदारी के लिए, दो सदस्यों का होना आवश्यक है, और अधिकतम संख्या जो बैंकिंग व्यवसाय होती है वहां पर 10 होती है, और अन्य व्यवसाय में क्या हो जाती है, तो अन्य व्यवसाय के लिए आपकी जो संख्या होगी वो अब 50 हो गई है, 50 संख्या है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 सदस्य कम से कम होने चाहिए। और बैंकिंग की बात करें तो वहां पर आपके 10 सदस्य होते हैं। अब आ जाता है ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप की। एक जो होती है वो ट्रेडिंग व्यापार के लिए होती है, और दूसरी क्या होती है, नॉन ट्रेडिंग हो जाती है। तो जिस खरीदारी का मुख्य कार्य निर्माण करना या माल का क्रय विक्रय होता है उसे व्यापारिक खरीदारी कहते हैं। यानी कि जहां पर आप कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, जैसे कि लोकल बिजनेस होता है, लोगों की दुकान होती है, शॉप होती है, वो क्या करते हैं, जो होलसेलर से होता है, खुद कर जो थोक विक्रेता होता है उससे खरीद के लाते हैं, उसके बाद जो उपभोक्ता होता है, जो कस्टमर होता है, उसको सेल कर देते हैं। तो वो आपका क्रय विक्रय कर रहे हैं, या फिर कुछ बनाकर आपकी जो छोटी मोटी सी कोई कुछ बनाने की या लोकल बिजनेस है, आप कुछ बना रहे हैं, हाँ, उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं, तो निर्माण करना हो जाता है, तो उसे हम व्यापारिक साझेदारी कहते हैं। और जो साझेदारी सेवाएं देने के लिए होती है उसे अव्यापारिक साझेदारी कहते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अटेंडरीज की साझेदारी। तो यहाँ पर वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो जाती है कि फॉर्म को बना लेते हैं कुछ लोग मिलकर के आपस में, तो वो वाली जो पार्टनरशिप हो जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, अव्यापारिक नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप कहलाती है। तो ये तो हो गई मीनिंग, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब यहाँ पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पर वो डेफिनेशन आपकी इंग्लिश में भी दे रखी है, यहाँ पर से आप नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा, हाँ, मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप परचेज भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से नोट कर लीजिएगा। सरदारी के आवश्यक लक्षण। अब ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि सरदारी का अर्थ बताइए, उसकी परिभाषा और उसके लक्ष्य, या डायरेक्ट आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जो होगा वो एकल व्यवसायी हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, वो साझेदारी नहीं होगी। कम से कम मिनिमम आपके 2 सदस्य होने ही चाहिए, और मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही है कि अब संख्या जो है वो 50 हो गई है मैक्सिमम। और बैंकिंग की बात करें तो वहां 10 रहते हैं। दूसरा हो जाता है ठहराव अथवा अनुबंध का होना। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, आपस में कोई अनुबंध होगा। अब वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी, यानी कि रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई अनुबंध होना कंपलसरी होता है, अनुबंध जरूर होगा आपस में कोई भी। यहाँ पर धारा 5 क्या कह रही है कि साझेदारों का अनुबंध का संबंध अनुबंध द्वारा उत्पन्न होता है। अनुबंध क्या होता है, आपस में, मतलब जैसे कि उन्होंने समझौता कर लिया कि वो प्रॉफिट जो है आधा आधा बांटेंगे, या एक तिहाई हिस्सा एक के पास रहेगा, दो तिहाई हिस्सा दूसरे को मिलेगा, तो आपस में कितना वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, कौन बिजनेस के सारे डिसीजन लेगा, कौन बिजनेस को चलाएगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये सारी चीजें क्या करते हैं, वो अनुबंध जो होता है, एग्रीमेंट जो करते हैं उसमें डिसाइड करते हैं। तो यही आपकी क्या कहलाती है, ये ठहराव अथवा अनुबंध का होना। नेक्स्ट आ जाता है कि कोई कारोबार होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस चलाना उनका मेन होता ही है प्रोस्पेक्टिव, तो कोई बिजनेस होना चाहिए, देयर मस्ट बी बिजनेस। साझेदारी के लिए कारोबार का होना भी आवश्यक है। अगर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में ऐसा ठहराव करते हैं इसका उद्देश्य किसी कारोबार को चलाना ना हो, तो इस ठहराव को हम साझेदारी का ठहराव नहीं कहेंगे, और वैधानिक भी होना चाहिए।
जो साझेदारी होती है, अगर आपका उद्देश्य या फिर जो आपका बिजनेस है वो लीगल नहीं है, ऐसे कामों के है जो कि समाज के लिए अहितकारी होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो उसे साझेदारी नहीं माना जाता है। तो कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, इसको चलाने के लिए ही आप लोग आपस में मिल करके काम कर रहे हैं, तो ही साझेदारी होगी। फिर आ जाता है कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे आपस में विभाजित करना। तो ये तो पहले ही समझा दिया मैंने कि आपका जो पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं आप आपस में कमा रहे या उससे प्रॉफिट को आप आपस में शेयर नहीं कर रहे, तो वहाँ पर साझेदारी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें कारोबार का साझेदारों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कहने का ये है कि कोई जरूरी नहीं कि सभी साझेदार चलाएं, सारे पार्टनर चलाएं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे ABC हैं, ये तीन आपके, ये ABC को अच्छे से याद रखिएगा। ये तीनों व्यक्ति जो है आपको मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी वहां पर मिलेंगे, ये तीनों। हाँ, ये ABC जो है, ये तीन के व्यवसाय है, यही बिजनेस अपना चला रहे हैं। जितने भी एग्जांपल्स रहेंगे, जितने भी उदाहरण मैं आप लोग को दूंगी, तो ये इन तीनों से ही रिलेटेड रहेंगे। तो इन तीनों को अच्छे से नाम ABC याद रख लीजिएगा। तो ये ABC जो है तीनों अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ए कह रहा है कि हाँ, हमसे तो ना हो पाएगा, हम पूंजी तो लगा देंगे, लेकिन हमसे ना हो पाएगा कि हम डेली आकर के बिजनेस को चलाएं। तो कह रहा है BOC से कि हम पैसा तो लगा देंगे और इतना प्रॉफिट भी ले लेंगे, अब तुमको करना है तो तुम लोग कर लो आपस में। तो BOC कहते हैं ठीक है, हम दोनों बिजनेस को चला लेंगे, तुम जो है सिर्फ अपना पैसा लगा दो और साथ में जो तुमको प्रॉफिट है वो हम तुमको दे देंगे। तो ये क्या है, इस तरह से भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि तीनों ही चलाएं, हो सकता है सिर्फ A चला रहा हो या फिर BOC चला रहा है या फिर C चला रहा हो। तो एक की तरफ से बाकी जितने भी साझेदार हैं वो भी चला सकते हैं, या एक अकेला व्यक्ति भी चला सकता है, या दो लोग भी कोई चला सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी तीनों की बनेगी। अब कह तो दिया ए ने कि तुम दोनों देख लो, लेकिन अब जो कार्य BC कर रहे होंगे, इन दोनों कार्यों को करने का जो भी दायित्व हो रहा है, जैसे कुछ गलती कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो जिम्मेदार ए भी होगा साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों होंगे, जिम्मेदार ये भी होगा, क्योंकि इसमें जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। दायित्व तीनों का ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होना। ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ हिज फर्म। कि जो सारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, ए भी होगा, भले ही वो डायरेक्ट खुद जो है बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा ना ले रहा हो, पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वो भी होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रत्येक साझेदार जो होता है वो एजेंट होता है। जैसे कि कोई बिजनेस की डील होनी थी, अब इन्हीं में से ABC है, तीनों में से C जो था वो चला गया उस डील को करने के लिए, तो जो C होगा, ये C जो है वो AOP की तरफ से क्या है, एजेंट की ही तरह काम कर रहा है। तो ये अपने जो पार्टनरशिप फॉर्म है इनकी, इसका एजेंट ही कहेगा, और उससे जो भी निर्णय ले रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, वो माना जाएगा कि ABC तीनों की तरफ से किए जा रहे होते हैं। फिर आ जाता है साझेदारों की अधिकतम संख्या। तो भी मैंने आपको बता ही दिया कि साझेदारों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 1932 में क्या होता है, मिनिमम आपके 2 रहते हैं और अधिकतम क्या होते हैं 50। यहाँ पर बताया ही हुआ है कि जो आपका कंपनी एक्ट आया 2013 की धारा 464 में, अब उसमें आपके मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 होते हैं। असीमित दायित्व अभी मैंने बता दिया कि सभी की तरफ से सबका दायित्व होगा, क्योंकि इसमें लायबिलिटी जो होती है वो असीमित होती है, स्पेशली जब तक ये ना कहा जाए कि साझेदारी जो है आपकी सीमित वाली है, तो आपकी लायबिलिटी क्या है, असीमित है। नेक्स्ट आ जाता है वैधानिक आवश्यकता, लीगल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर साझेदारी करने के लिए कोई भी बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज करने की नीड नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को करें। जिस प्रकार एक साझेदारी आपस में सिर्फ एक अनुबंध के द्वारा, ठहराव के द्वारा शुरू हो जाती, वैसे ही आपस में उसको समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पंजीकरण की अगर हम बात करें, तो इसी तरह वैधानिक आवश्यकता में ही आपका समझ रजिस्ट्रेशन भी आया जा रहा है, करवाना कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो कराएं, ना चाहे तो ना कराएं, तो पूरी तरह से वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, कंपलसरी नहीं होता है। साझेदारी का पंजीयन कराने से फर्म को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉफिट बहुत से होते हैं, इसलिए आप पंजीयन जो होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है, वो करवा सकते हैं। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं साझेदारी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपका क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ये वाला पॉइंट जो है साझेदारी का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके लक्षण, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट आता है इसमें पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें, जब कोई भी साझेदारी स्थापित होती है, की जाती है, तो प्राय सभी साझेदार क्या करते हैं, आपस में एक शर्तें, यानी कि कोई एग्रीमेंट। अब जैसे फिर आगे वही A B और C तीनों, अब ये A B और C जो है,
बिजनेस तो शुरू कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ शर्तें डिसाइड करेंगे ना, ऐसे तो नहीं कर लेंगे कि हाँ ठीक है लाओ शुरू कर लेते हैं। आपस में कुछ कंडीशंस रखेंगे, कुछ ए रखिएगा, कुछ बी रखिएगा, कुछ सी रखिएगा, तीनों मिल करके अपनी कुछ शर्तें डिसाइड करेंगे और जिस पर सारे ही लोग क्या होंगे, एग्री कर जाएंगे, ये तीनों एग्री कर जाएंगे, तो वहां पर वो अनुबंध बन जाएगा, एक तरह से ठहराव हो जाएगा, उस पर ठहराव जो लीगल होता है, सही होगा तो वो अनुबंध बन जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, जो शर्तें वो अपनी आपस में डिसाइड कर रहे हैं, उसको लिखित रूप में रख रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, साझेदारी सल्लेख कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। उसे हम साझेदारी अनुबंध नहीं बोलेंगे, साझेदारी सल्लेख कहेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपका एमसीक्यू में ये बन सकता है कि जहाँ पर सभी शर्तों के बारे में लिखा होता है कि साझेदारी किस प्रकार से की जाएगी, वो क्या कहलाता है, तो उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, साझेदारी सल्लेख बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, ये भी देख लीजिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मेंशन होती हैं। सबसे पहले आ जाता है फर्म का नाम और पता कि क्या है, जो हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो उसमें लिखा होता है कि जो फर्म होती है उसका नेम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, और साथ ही जो उसके पार्टनर्स होते हैं उनका भी नेम और एड्रेस क्या है, किस तरह का बिजनेस किया जा रहा है, व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है, उसका क्षेत्र क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ पर कितना बिजनेस अभी फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पर कार्य किया जाएगा, खरीदारों की पूंजी कितनी पूंजी वो लगा रहे होंगे, किस तरह से वो अपना प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं, कितने अनुपात में कर रहे हैं, जैसे ए बी और सी हैं, ये तीन लोग हैं, अब हो सकता है ये तीनों बराबर बराबर करें तो क्या होगा, इनका रेशियो 1:1 हो जाएगा, ये इनका अनुपात निकल करके आ जाएगा अगर बराबर में कर रहे होंगे। अब ए ज्यादा अगर ले रहा है तो 2:1 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपस में किस तरह का उन्होंने समझौता किया है, और अगर कोई समझौता नहीं होता तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार क्या होता है, उनका प्रॉफिट बराबर से इक्वली डिवाइड किया जाएगा, बराबर बराबर उनको प्रॉफिट मिलता है, और डिपेंड करता है कि आपस में अनुबंध हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साझेदारी की अवधि, कि कितने टाइम के लिए साझेदारी हो रही है, उसकी अवधि क्या रहेगी। साझेदारों का ऋण, कभी कभी जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस में लोन भी देते हैं, पूंजी तो लगाई ही लगाई उन्होंने, कभी कभी आवश्यकता हुई तो वो लोन भी देते हैं बिजनेस में अपना, तो कितना लोन दिया गया, उसको ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो सारी चीजें भी जो साझेदारी से लेख होता है उसमें लिखी होती हैं। साझेदारों का वेतन और कमीशन, कि उनको वेतन, वैसे तो अगर देखा जाए तो वेतन का या कमीशन का कोई प्रावधान नहीं है कि साझेदारों को दिया जाएगा, लेकिन अगर वो अपने जो पार्टनरशिप डेट बना रहे हैं उसमें मेंशन करते हैं, लिखते हैं कि हाँ उनको सैलरी मिलनी चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, तो वहां पर उनको सैलरी या कमीशन दिया जाता है। आहरण एवं उस पर ब्याज, ये आहरण क्या होता है कि बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाई होती है साझेदारों ने, उसमें से अपने निजी प्रयोग के लिए कुछ माल या फिर गुड्स या फिर जो कैश होता है उसको अगर वो व्यवसाय से निकाल रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आहरण कहलाता है। तो कभी कभी उस ड्राइंग, इंग्लिश में कहा जाता है उसको, इंग्लिश में हम ड्राइंग कहते हैं, तो कभी कभी उस पर इंटरेस्ट भी लिया जाता है, जो साझेदारी फर्म होती है वो इंटरेस्ट लेती है, तो क्या रेट रहेगा उसका, कितने रेट पर इंटरेस्ट होगा, वो सारी चीजें साझेदारी सल्लेख में लिखी जाती हैं। साझेदारी का विघटन, जो साझेदारी व्यवसाय है उसको किस तरह से, कब क्या परिस्थितियां होंगी, क्या कंडीशंस होंगी जिसमें कि साझेदारी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसका विघटन कर दिया जाएगा, वो भी उल्लेख जो होता है साझेदारी सल्लेख में होता है। फिर आ जाता है साझेदारों के कर्तव्य, कि क्या कर्तव्य होते हैं साझेदारों के, कि साझेदारी व्यवसाय के संचालन में जो अलग अलग साझेदार हैं वो कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करेगा देखेगा, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। ख्याति गुडविल जो होती है, तो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आपके बनेंगे, तो जब आगे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को तो वहां पर हम देखेंगे गुडविल के बारे में, जो ख्याति है आपकी, कि गुडविल को निकालने के क्या मेथड होते हैं, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, हिडन गुडविल क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो साझेदारी में जो गुडविल है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसका प्रवेश कैसे होगा, जो साझेदार है उनका अवकाश पे ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार होना है, ये सारी चीजें। फिर आ जाता है फर्म का लेखांकन एवं अंकेक्षण, कि साझेदारी संस्था की जो लेखा पुस्तकें हैं किस लेखांकन प्रणाली पर, यानी किस तरह से लेखांकन का काम किया जाएगा, आपने पढ़ा होगा 11th में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो किस मेथड का यूज किया जाएगा, उसको किया जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। बैंक खाते का संचालन किस किन साझेदारों के नाम पर होगा, और इसके अलावा भी और जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, साझेदारों का बीमा है, संबंध विच्छेद है, पंच निर्णय, वो सारी ही चीजें क्या होती हैं जो आप लोग आपकी साझेदारी सल्लेख होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, वहां पर मेंशन रहती हैं। जो भी और जो भी चीजें आपस में अनुबंध में रखी गई है एक्स्ट्रा में, सारी ही चीजें लिखी जाती हैं पार्टनरशिप डीड में। तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि साझेदारी
क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण आपको समझ में आ गए और साथ ही आपको पार्टनरशिप डीड भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लेखांकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें। की शर्तें क्या होंगी, किस हिसाब से अगर आपका साझेदारी प्रलेख है तो उसमें और जो शर्तें डाली जाती हैं, लिखी जाती है, उसमें किस तरह से होंगी। तो यहाँ से हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वहां पर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर हेल्पफुल रही होगी या किस तरह से और आप वीडियो को चाह रहे हैं तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग ही आगे की वीडियोस जो होंगी वो आपकी आएंगी और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।